हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज जो हमारा चैप्टर है वो है आंग्ल मैसूर युद्ध। इसकी पिछली क्लासेस में भी हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में ही पढ़ रहे थे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, और फिर जो है हम लोगों ने पढ़ा था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। और ये चैप्टर कुछ बड़ा है क्योंकि मैं आपको स्पेक्ट्रम कवर कर रही हूँ आपके लिए, तो इसमें हमें पूरी बातें डिटेल से पढ़नी है। तो हम लोग ये जो टॉपिक है ये पूरा कवर नहीं कर पाए थे, तो आज हम लोग जो उसका आधा बचा हुआ जो भाग है, यानी कि आंग्ल और मैसूर, यानी कि आंग्ल कहने का मतलब है दोस्तों कि अंग्रेज और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए थे, जिसमें से हम लोग 2 युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। और जो 2 युद्ध हैं यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी अंग्रेज़ों की छलपूर्ण नीति का ही परिणाम था। ठीक है, यानी कि जैसे कि अंग्रेज़ों ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हो या फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हो जो छल किया था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी जो था वो अंग्रेज़ों की छलपूर्ण नीति का ही परिणाम था। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो शुरू हुआ था उसमें मराठों का युद्ध जो था वो हैदर अली के साथ चल रहा था, और प्रथम जो मद्रास की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, उस संधि के अकॉर्डिंग अंग्रेज़ों को मैसूर की यानी कि जो हैदर अली शासक थे उनकी सहायता करनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। और फिर क्या होता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध फिर से प्रारंभ हो जाता है। तो तृतीय युद्ध भी जो हुआ था अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में, वो अंग्रेज़ों की छलपूर्ण नीति का ही परिणाम था। क्या हुआ था फ्रेंड्स कि 1788 ईस्वी में कंपनी ने हैदराबाद के निज़ाम को फिर से एक पत्र लिखा, और उस पत्र में क्या किया कि टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए पत्र लिखा था। अब टीपू सुल्तान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 तक चला था फ्रेंड्स, तो 1780 से 1782 तक जो युद्ध है वो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच चला था। लेकिन 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद 1783 और 84 इस दोनों सालों में जो युद्ध का नेतृत्व वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था 1790 से 1792 तक। कब से कब तक आप ये नोट कर लेंगे, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, छूट गया था। 1790 से 1792 ईस्वी तक आपसे डेट पूछा जाता है, इसलिए आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला। और इसके पहले इस युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई वो हम लोग देख रहे हैं। 1788 ईस्वी में कंपनी ने हैदराबाद के निज़ाम को फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए पत्र लिख दिया। टीपू द्वारा इसे संधि का उल्लंघन माना गया। ठीक है, जैसे ही टीपू के द्वारा इसे संधि का उल्लंघन माना गया, टीपू सुल्तान ने क्या किया कि त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। कब? 1789 ईस्वी में। और त्रावणकोर जो था, जो त्रावणकोर का जो राजा था वो मित्र था किसका? अंग्रेज़ों का मित्र था। और जब ये अंग्रेज़ों का मित्र था तो जैसे ही टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया कि टीपू के इस आक्रमण को आधार बनाकर मराठों एवं निज़ाम के साथ संधि कर ली कि मराठों और निज़ाम को अपने तरफ ले लिया और फिर टीपू सुल्तान पे आक्रमण कर दिया, यानी कि मैसूर पर आक्रमण कर दिया। तो फिर यहाँ से जो शुरू होता है वो तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है फ्रेंड्स, उसकी शुरुआत जो है वो यहीं से होती है, जब पहले टीपू के द्वारा त्रावणकोर पे आक्रमण किया जाता है और फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मराठों एवं निजाम से संधि करके मैसूर पर आक्रमण कर दिया। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 3 चरणों में हुआ था। वो तीनों चरण मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले चरण में अंग्रेज सेनापति जो थे जनरल मीडो, उन्होंने युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि टीपू सुल्तान ने उन्हें जीतने नहीं दिया। टीपू सुल्तान की सेना भी जो अच्छे तरह से प्रशिक्षित थी, इसलिए मीडो को ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई।
ठीक है। उसके बाद कुछ ही समय बाद दिसंबर 1790 ईस्वी में इस चरण की शुरुआत हुई। किस चरण की? दूसरे चरण की। पहले चरण में अंग्रेज सेनापति मीडो यानी कि जनरल जो मीडो थे उनके द्वारा युद्ध लड़ा गया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। और फिर दूसरे चरण में जो है वो कब शुरू हुआ? दूसरा चरण 1790 ईस्वी में, और इसका जो नेतृत्व था वो कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो आप याद रखेंगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो पहले चरण का जो शुरुआत हुआ था उसमें जनरल मीडो द्वारा, दूसरे चरण का जो नेतृत्व था वो कार्नवालिस के द्वारा किया गया। मार्च 1791 ईस्वी तक वेल्लोर एवं अम्बूर पर अधिकार कर लिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। जैसे ही दूसरा चरण कार्नवालिस के नेतृत्व में आता है, कार्नवालिस ने क्या किया कि वेल्लोर एवं अम्बूर पर अधिकार कर लिया मार्च 1791 ईस्वी तक। और इसके बाद जो कार्नवालिस का जो अगला लक्ष्य था दोस्तों वो था श्रीरंगपट्टनम। क्या? श्रीरंगपट्टनम। परंतु उसी समय क्या होता है कि वर्षा ऋतु का समय आ जाता है, वर्षा ऋतु का मौसम आ जाता है और अत्यधिक बारिश होने के कारण कार्नवालिस लौट गया। और कहाँ लौट कर गया? तो वो मंगलौर लौट गया। ठीक है। लेकिन उसी समय 1791 ईस्वी की गर्मियों में टीपू सुल्तान ने क्या किया कि कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया और फिर से इस युद्ध की शुरुआत कर दी। इस चरण में यानी कि अब ये तीसरा चरण में हम लोग आ गए। आप याद रखेंगे जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था। पहले चरण में मीडो थे, जनरल मीडो, जिन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। फिर कार्नवालिस आए दूसरे चरण में सेनापति के रूप में, जिन्हें कुछ सफलता मिली थी। और जब तीसरा चरण शुरू होता है तो इस चरण की शुरुआत भी टीपू के कोयम्बटूर के पर अधिकार के साथ ये चरण शुरू होता है। और इस चरण में कार्नवालिस की सहायता के लिए मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अनेक सैनिक अधिकारी भी आए गए थे। यानी कि जो तीसरा चरण था उसमें कार्नवालिस अकेले भी नहीं लड़ा। आप ये नाम याद रखेंगे, मीडो जिसे पहले चरण में सफलता उतनी नहीं मिल पाई थी, फिर स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर। आप नाम याद रखेंगे कौन कौन से? मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिक अधिकारी भी थे जो कार्नवालिस की सहायता के लिए पहुंच गए थे। उसके बाद टीपू ने बहादुरी के साथ युद्ध किया, लेकिन अंग्रेजों की सामरिक स्थिति मजबूत थी, इसलिए टीपू सुल्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ गया। यानी कि जो टीपू सुल्तान की इस युद्ध में हार हो जाती है और 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। अब इस संधि में क्या था दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या था कि टीपू को राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों, मराठों एवं निजाम को देना पड़ा। इतना ही नहीं, अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपये युद्ध के हट जाने के रूप में भी देने पड़े। किसको? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपये युद्ध के हट जाने के रूप में दिए। और टीपू सुल्तान को अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक भी बना के रखना पड़ा। तो ये श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी वो सच पूछिए तो टीपू सुल्तान के आत्मसम्मान पे जो प्रहार कहते हैं वो आत्मसम्मान पे प्रहार था। अब जो हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या क्या हुआ था। और सबसे पहले ये कि ये कब से कब तक चला था? तो ये मार्च 1799 ईस्वी से लेकर मई 1799 ईस्वी तक ये चला था। यानी कि ये 1799 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1799 ईस्वी में ये ख़त्म भी हो गया था। ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक शर्तें टीपू ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने आपको बताया ही कि ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई वो टीपू सुल्तान के आत्मसम्मान पर प्रहार था। और ये टीपू सुल्तान जैसा बहादुर शासक वो ये संधि, ये जो अपमान है वो ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। टीपू ने क्या किया कि अपनी सेना को फिर से संगठित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करना शुरू किया। ठीक है। यानी कि देश को छोड़ के, क्योंकि देश में कोई भी शासक उसकी सहायता नहीं करते, इसलिए उसने क्या किया कि अपनी सेना को संगठित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शुरू कर दिया। और इस क्रम में उसने क्या क्या किया कि नेपोलियन से पत्र के माध्यम से संपर्क, अरब, कुस्तुनतिनिया, अफगानिस्तान एवं मॉरिशस के शासकों से भी पत्र के माध्यम से उसने संपर्क किया। और संपर्क जब किया तो फिर धीरे धीरे करके उसने क्या की
कि एक अपनी सेना फिर से संगठित कर ली। टीपू के फ्रांसीसियों के साथ संबंध पहले ही अच्छे थे, फ्रांसीसी के साथ संबंध अच्छे ही थे, और नेपोलियन, फिर अरब, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान, मॉरिशस के शासकों से भी इसने पत्र के माध्यम से संपर्क करके अपनी सेना जो है फिर से एकत्रित कर ली, संगठित कर ली। सेना को संगठित कर फ्रांसीसी पद्धति द्वारा इसने प्रशिक्षित किया, क्योंकि अंग्रेजों का सामना करने के लिए सेना को विदेशी तर्ज पर प्रशिक्षित करना बहुत ही आवश्यक था। और फिर अंग्रेजों द्वारा मराठों तथा निजाम से संधि इस शर्त पर की कि युद्ध से हुए लाभ का उपयोग तीनों मिलकर करेंगे। यानी कि दोस्तों कि जैसे ही टीपू सुल्तान के द्वारा अपनी सेना संगठित की जाती है और फ्रांसीसी पद्धति पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, और जब अंग्रेजों को ये बात पता चलती है तो उन्होंने क्या किया कि मराठों तथा निजाम से इस शर्त पर एक संधि की कि हम लोग तीनों एक साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगे और युद्ध से हमें जो भी लाभ होगा उसका उपयोग हम लोग तीनों मिलकर करेंगे। ठीक है, और तब से यहाँ से शुरू होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेजों के मुख्य सेनापति कौन कौन थे? तो आर्थर वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट। ठीक है, तो आप सेनापति का नाम भी याद रखें क्योंकि आपसे सेनापति का नाम भी पूछा जा सकता है, आर्थर वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट। ठीक है, उसके बाद दोनों में यानी कि टीपू सुल्तान में और अंग्रेज सेनापति और अंग्रेजों के बीच घमासान युद्ध होता है, और इसमें टीपू पराजित होता है और जाकर कहाँ शरण लेता है? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू के द्वारा शरण लिया जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि 4 मई 1799 ईस्वी को 15 दिनों के घेरे के बाद किले पर कब्जा कर लिया। यानी कि जैसे ही टीपू के द्वारा श्रीरंगपट्टनम में शरण ली जाती है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम के किले पर क्या किया कि घेरा डाल दिया कब्जा के लिए। और ये घेरा कब डाला गया था दोस्तों? तो 4 मई 1799 ईस्वी को। और 15 दिन के घेरे के बाद टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, बहुत घमासान युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान दुर्ग की रक्षा करता हुआ मारा जाता है। तो ये थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टीपू सुल्तान का आकलन। टीपू सुल्तान जो था फ्रेंड्स, वो एक बहुत महान ही और बहुत बहादुर शासक था, और इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। टीपू का जो जन्म है वो 1750 में हैदर अली और फातिमा के घर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1750 में हैदर अली और फातिमा का ये पुत्र था टीपू सुल्तान। और ये टीपू सुल्तान एक सुशिक्षित व्यक्ति था, जिसे अरबी, फारसी, कनारसी एवं उर्दू भाषाओं का ज्ञान था, यानी कि ये सारी भाषाएं जो हैं वो बोलता था। हैदर अली जो नौसेना को महत्व को समझता था, वैसे ही टीपू सुल्तान ने भी नौसेना के महत्व को समझा। 1796 ईस्वी में टीपू सुल्तान के द्वारा नौसेना बोर्ड का गठन भी किया गया था, जिसमें 22 जंगी जहाज़ों एवं 20 बड़े पोतों की योजना बनाई गई थी। लेकिन चूंकि तुरंत बाद जो है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसकी योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी। टीपू सुल्तान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संरक्षक भी था। उसे भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता माना जाता है। एकदम VVI पॉइंट दोस्तों, VVI पॉइंट, आप एकदम इस पॉइंट को एकदम अभी से आप नोट नहीं करेंगे, बल्कि मैं कहूँगी कि आप याद कर लेंगे, हमेशा के लिए अपने दिमाग में इस पॉइंट को लिख लें, क्योंकि ये पॉइंट जो है आपके एग्ज़ाम में कभी भी आ सकता है। भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता जो है वो किसे माना जाता है? तो वो टीपू सुल्तान को माना जाता है, और टीपू सुल्तान को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संरक्षक भी माना जाता है। ठीक है, इतना ही नहीं, मिलिट्री मैनुअल एक टीपू द्वारा लिखित एक पुस्तक है दोस्तों, उसमें रॉकेट के संचालन की व्याख्या की गई थी। किसके द्वारा? टीपू सुल्तान द्वारा। उसने एक पुस्तक लिखी थी, मिलिट्री मैनुअल। ये सारे जो पॉइंट हैं वो मैं कहूँगी कि आप बस नोट नहीं करें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप अभी के अभी इस सारे पॉइंट को एकदम अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि यहाँ से मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है,
मैसूर राज्य में सर्वप्रथम रेशम का जो उत्पादन हुआ उसकी शुरुआत भी टीपू सुल्तान के समय में भी हुई थी। तो मैं आपको बोलूँगी कि ये जो 4 पॉइंट हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संरक्षक, भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता, फिर उसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, मिलिट्री मैनुअल, और मैसूर राज्य में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन की शुरुआत जो है वो इसी के काल में हुई थी। इतना ही नहीं, 1797 ईस्वी में जैकोबियन क्लब स्थापित करने में फ्रांसीसियों की मदद भी की थी। और ये कहाँ हुआ था, तो ये श्रीरंगपट्टनम में स्थापित हुआ था। दोस्तों, ये जो यहाँ से जो आपके पॉइंट चले आ रहे हैं, इसे आप एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसे आप अपने एकदम दिमाग में बैठा ही लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे और हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा के देखें तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, ठीक है। और स्वयं इस क्लब का सदस्य बना एवं नागरिक टीपू कहने लगा अपने आप को, यानी कि 1797 ईस्वी में जैकोबियन क्लब की स्थापना की और इसका सदस्य भी बना, और इसके बाद अपने आप को ये नागरिक टीपू कहने लगा, यानी कि इसके बाद जो टीपू सुल्तान है उसका नाम नागरिक टीपू के भी नाम से ये जाना जाने लगा। तो आपसे एक यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैकोबियन क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो 1797 ईस्वी में। कुछ डेट है फ्रेंड्स जो आपको याद रखने ज़रूरी है, क्योंकि आपसे डेट पूछ लिए जाते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं टीपू के बारे में। टीपू द्वारा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया गया। श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत एवं देवी शारदा की मूर्ति स्थापना के लिए टीपू ने धन दिया था, ठीक है। सबसे पहले ये जो पॉइंट है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण, ये VVI है। आप ये जो पॉइंट है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। और फिर ये जो पॉइंट है दोस्तों कि श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत एवं देवी शारदा की मूर्ति स्थापना के लिए धन देना। कुछ इतिहासकारों का ये मानना था कि जो टीपू सुल्तान था वो सिर्फ जो एक होता है ना कि जैसे मुस्लिम लोगों को ज़्यादा संरक्षण प्रदान करता था, हिंदुओं के खिलाफ था वो, तो ऐसा नहीं था। ये पॉइंट इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जानना जरूरी है कि श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत एवं देवी शारदा की मूर्ति स्थापना के लिए टीपू ने धन भी दिया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो एक कट्टरतावादी शासक था, ऐसा नहीं है। जो इतिहासकार का जो ये मानना है वो पूरी तरह से सही नहीं है। और क्या काम किए थे कि पालकी का इस्तेमाल बंद किया तथा उसे महिलाओं एवं विकलांगों के लिए सही समझा था, यानी कि पालकी का जो इस्तेमाल सभी लोग करते थे उसका इस्तेमाल बंद कर दिया था और सिर्फ पालकी का इस्तेमाल महिलाओं एवं विकलांगों के लिए ही रह गया था। टीपू बहुविध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था और उसे मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है, तो टीपू को जाना जाता है, ठीक है। ये भी आपके लिए VVI पॉइंट है, आप इसे भी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संरक्षक, रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता, मिलिट्री मैनुअल जो है बुक वो टीपू द्वारा लिखित है जिसमें रॉकेट के संचालन की व्याख्या की गई है। मैसूर राज्य में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन की शुरुआत जो है वो टीपू के काल में हुई थी। 1797 में जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बनने के बाद टीपू ने अपने आप को नागरिक टीपू कहा। और उसके बाद जो टीपू के बारे में जो VVI पॉइंट्स हैं वो हैं, टीपू द्वारा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण और श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत एवं देवी शारदा की मूर्ति स्थापना के लिए भी धन दिया था, पालकी का इस्तेमाल बंद करवाया और उसे शेर मैसूर के नाम से, यानी कि मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इतने पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बोलूँगी कि आप बस नोट नहीं करें, अभी के अभी अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। अब हम लोग का जो आगे का जो पॉइंट है वो है टीपू सुल्तान के पश्चात मैसूर, यानी कि टीपू सुल्तान के बाद का मैसूर कैसा था वो हम लोगों को देखना है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का अस्तित्व समाप्त हो गया और अंग्रेजों द्वारा मैसूर के इस्लामिक साम्राज्य का अंत करके उसके परिवार को पेंशन पर वेल्लोर भेज दिया गया, ठीक है। यानी कि जैसे ही टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है उसके परिवार को पेंशन देकर वेल्लोर भेज दिया जाता है कि आप वेल्लोर में रहिए और हम लोग आपको पेंशन देते रहेंगे। उसके बाद मैसूर को अंग्रेजों तथा निजाम ने आपस में बांट लिया था और कोयम्बटूर, कनाड़ा तथा श्रीरंगपट्टनम के कुछ भाग अंग्रेजों को
कहाँ कहाँ, कोयम्बटूर, कनारा और श्रीरंगपट्टनम के कुछ भाग अंग्रेजों को और गुट्टी, गुर्रमकोंडा तथा चीतलदुर्ग के कुछ भाग निजाम को मिल गए। और सुंदर तथा हाड़पुनोली का प्रस्ताव उन्होंने मराठों के लिए रखा था, लेकिन मराठों ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। और जैसे ही इनकार कर दिया, इन जिलों को बाद में अंग्रेजों तथा निजाम ने आपस में बांट लिया। मैसूर के शेष भाग पर हिंदू राजकुमार कृष्णा राव का अधिकार हो गया। और कृष्णा राव जो थे ये किस वंश के थे दोस्तों, तो ये वोडियार वंश के ही थे। आप ये भी नाम याद रखेंगे, किस वंश के थे, तो ये वोडियार वंश के ही थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैसूर जब टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद फिर किस शासक ने वोडियार वंश पे शासन मैसूर पे शासक किया था, किस वंश के, तो वो थे वोडियार वंश के शासक कृष्णा राव। ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा उसके साथ सहायक संधि कर ली गई, कृष्णा राव के साथ सहायक संधि कर ली गई और वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि मिली। ये भी पॉइंट आपके लिए भी आई है कि वेलेस्ली को किस युद्ध के में सफलता के लिए मार्क्विस की उपाधि मिली थी, तो वो थी जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें सफलता के लिए। और इस युद्ध के बाद मैसूर पर जो है वो फ्रांसीसी प्रभाव का भी अंत हो गया। और इस तरह जो है मैसूर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, जो युद्ध हुए थे वो सारे युद्ध समाप्त हुए। यानी कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का जो है अस्तित्व वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बता दूं कि वैसे तो हम लोगों ने पूरे डिटेल के साथ कवर किया है, लेकिन जो अगर आप बीपीएससी की पीटी देने जा रहे हैं तो उसमें आपको फैक्ट्स जो हैं वो क्या क्या याद रखने हैं। तो सबसे पहला है कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1769 से 1767 से 69। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। और दूसरा जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी, तो ये हुई थी मद्रास की संधि के साथ समाप्त। ठीक है, और फिर नंबर आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। तो ये कब शुरू हुआ था दोस्तों और कब तक चला था, तो ये 1780 से 84 तक चला था। और इसमें आपको 2 पॉइंट्स मेन याद रखने हैं कि 82 में जो है, यानी कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद जो युद्ध का जो नेतृत्व है वो, यानी कि 82 से 84 तक युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, टीपू सुल्तान ने किया था। तो ये संधि ये जो युद्ध है वो किस संधि से समाप्त हुई थी, यानी कि जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो समाप्त हुआ था मंगलोर की संधि के साथ। ठीक है, ये दूसरा जो युद्ध समाप्त हुआ था वो मंगलोर की संधि के साथ। फिर बात आती है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 1792 तक चला था। और ये युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि जब ये श्रीरंगपट्टनम की ये तीसरा ही युद्ध है जो 3 चरणों में हुआ था। अब मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा युद्ध 3 चरणों में खत्म हुआ था। और फिर बात आती है चौथे युद्ध की, यानी कि और तीसरे युद्ध में फ्रेंड्स आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही ये जो टीपू सुल्तान के दो अपने बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक रखना पड़ा था। और फिर बात आती है चौथे युद्ध की। फिर बात आती है दोस्तों किसकी, चौथे युद्ध की बात आती है। तो चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1799 में शुरू हुआ था और 1799 ईस्वी में ही वो ख़त्म भी हो गया था। यानी कि मार्च 1799 से शुरू हुआ और मई 1799 ईस्वी में ये युद्ध खत्म हो गया। और 1782 में यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु होती है। और 1799 में यानी कि 1799 मई 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वो टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। और सच पूछिए तो उसके बाद से ये
युद्ध जो है, मैसूर का जो अस्तित्व है वो समाप्ति हो जाता है। और चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें ही फ्रांसीसी प्रभाव का भी अंत हो जाता है मैसूर से। और एक बात और कि ये टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, अब आपके लिए एक सवाल है दोस्तों, आपने ये सारे चैप्टर पढ़े, आपके लिए एक सवाल है कि जो हैदर अली था उसका शासनकाल जो था वो कब से कब तक था। ठीक है, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं भी देखूं कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, नेक्स्ट क्लासेस के साथ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।